नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज का संपादकीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर है, अर्थात कारोबारी जो सुधार होते हैं जिनसे कारोबार में वृद्धि होती है, उसके ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है। दैनिक जागरण से यह संपादकीय लेकर आए हैं। बड़ा अच्छा संपादकीय है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम पाठ्यक्रम से इसका लिंक बताते हैं। ये आपका GS पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला जो पेपर होता है उससे सीधा सीधा लिंक करता है। क्या ये देखिए टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव, अर्थात जिसे शॉर्ट में बोलते हैं LPG रिफॉर्म। दूसरा क्या है, निवेश मॉडल, औद्योगिक नीति सुधार और व्यापार सुधार, और सरकारी नीतियाँ और सरकार जो हस्तक्षेप करती है व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। और ये सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम में ये लिंक है। ये आर्टिकल आप देखिए, सुगमता का पर्याय बने सुधार। सुगमता अर्थात क्या है, जैसे भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं, कोई भी व्यापारी, तो उसको काफ़ी लाइसेंसिंग प्रणाली से गुजरना पड़ता है, और इसके अलावा ही उसको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बार ये नियम इतने कठिन हो जाते हैं कि किसी भी छोटे व्यापारी के लिए व्यापार करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी आपने देखा होगा, जैसे श्रम सुधार हुआ था, श्रम सुधार हुए थे, क्या हुआ था इसमें? अभी जो लगभग 29 जो पुरानी श्रम संहिता थी, उनको सरकार ने क्या किया, उनको काट पीट कर छोटा कर दिया और केवल 4 कानून रह गए अब, है ना। जहाँ पहले किसी व्यापारी को उन 29 कानूनों का पालन करना पड़ता था, अब उनके जगह पर केवल 4 कानून वो पढ़ेगा और बिजनेस शुरू करेगा। तो इसी प्रकार से ये सामान्य भाषा में मैंने आपको बताया, बाकी टेक्निकल पॉइंट अभी देखेंगे हम। तो यही इधर दिया हुआ है, देखिए सीधा क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे हम। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस, ये देखिए थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस दिशा में आर्टिकल गया हुआ है और कैसे हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये देखिए, आर्थिक विकास कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। भाई सीधा सीधा क्या है, आर्थिक विकास ऐसा तो है नहीं कि खुद से हो जाएगा, उसकी कई डायमेंशंस हैं। कई इनमें ऐसा ही एक प्रमुख बिंदु है कारोबारी सुगमता, अर्थात लोगों के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना, उसे चलाना और उसका विस्तार करना कितना आसान है जब नियम सरल होते हैं और निर्णय पूर्वानुमानित, अर्थात फोरकास्ट, मतलब हम नियमों को पहले से ही समझ सकते हैं, निर्णय कि हमारे निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्वानुमानित होते हैं, तो कंपनियां उत्पादन, भर्ती, निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू करेगा तो एक व्यापारी है, वो भारतीय है या कोई बाहर से है, कोई भी है, FDI है या अपना स्थानीय व्यापारी है, तो उसको क्या है, एक निर्णय लेना होता है। क्या निर्णय लेगा वो, कि भाई अगर मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर X अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता हूँ, निवेश करता हूँ, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर कोई 100 रुपये अगर एक व्यापार में लगा रहा है और अगर उसको 150 मिल रहे हैं, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये निर्णय वो कब लेगा, जब उसको नियम पता होगा। नियम, ये कई सारे नियम हो सकते हैं, जैसे उसे पता होना चाहिए कि भाई टैक्स कितना है। अगर टैक्स अत्यधिक है तो भी व्यापारी नहीं आएगा। अगर उसका उत्पादन की कॉस्ट महंगी है, लागत ज़्यादा है, तो भी नहीं आएगा। और ये तो सीधे सीधे फैक्टर हैं। कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव। अगर ये अत्यधिक नकारात्मक है तो वो फिर उसका व्यापार शुरू नहीं कर पाएगा वो। मांग, अगर मांग नहीं है किसी चीज़ की तो भी उसका व्यापार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत सारे आयाम है, इसमें अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यही इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि भारत ने अभी क्या है, बड़े तेज़ी से आप देखते होंगे आर्थिक सुधार, इनकी गति कब से हुई थी आर्थिक सुधार, जो हमारे 1991 से शुरू हो चुके थे, LPG रिफॉर्म 1991 से। लेकिन अभी पिछले 1 दशक में इस सरकार ने क्या किया है, बड़ी तेज़ी से सुधारों को आगे बढ़ाया है। जो सुधार 1991 से थे उनका सकारात्मक प्रभाव था, लेकिन कुछ और सुधार किए गए जो कि समय की मांग थे। क्योंकि अभी देखिए कितना टाइम हो गया, 1991 से अब तक दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। अब डिजिटलीकरण आ चुका है, AI आ चुका है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए प्रकार की क्या है, मांग उत्पन्न हो रही है। जैसे पहले क्या था, बाजार में सीधा सीधा खाने पीने के सामान ज़्यादा बिकते थे, गाड़ियाँ वगैरह। अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्रिएटिव इकोनॉमी बढ़ रही है। इस प्रकार से इकोनॉमी के भी कई सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हुए
क्या है कि नए नियम जरूरी थे। तो वही श्रम सुधार हमारी सरकारों ने किए हैं, अभी पिछले 1 दशक में काफ़ी सुधार हुए हैं, तो उसी के ऊपर ये दिया हुआ है आर्टिकल। तो इसके ऊपर ना बार बार आयोग क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब ये आज का एक क्वेश्चन आंसर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर मैं थोड़ा ये कीवर्ड मैं आज आपके लिए ना, बच्चे कई बार वो पूछते थे कमेंट में कि भाई सर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड आप बार बार बोलते हो, मेंस में इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो आज मैंने क्या किया है, ये आर्टिकल से कुछ कीवर्ड निकाले हैं और कुछ इनसे मिलते जुलते कीवर्ड जो हमारे GS3 में कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक या अर्थात इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये सीधा सीधा कीवर्ड आप याद कर लीजिए। ये आपके इंट्रो में भी काम आएंगे, कंक्लूजन में काम आएंगे और मेन बॉडी में तो काम आएंगे ही आएंगे। तो ये कीवर्ड हम बताएंगे आपको, इनको आप नोट कर लेना और क्वेश्चन आंसर फिर अपने क्वेश्चन आंसर में भी दिखाएंगे कैसे इनका प्रयोग करना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी नए छात्र हैं स्पेशली उनके लिए तो ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, नॉलेज तो रहती है लेकिन अगर उनको ना आप प्रभावी ढंग से नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में, कोई भी आंसर जब है उसको एक अच्छा प्रस्तुतिकरण आपको देना होगा। अगर आप एक सामान्य सी भाषा लिखेंगे तो फिर क्या है, एग्जामिनर उतना इम्प्रेस नहीं होगा आपसे। जब आप कीवर्ड लिखेंगे उसका डबल फ़ायदा है, एक तो एग्जामिनर ये समझेगा कि इसको डीप नॉलेज है, दूसरा आप कम शब्दों में ही अधिक बातें बता चुके होंगे उनको, अर्थात गागर में सागर। तो ये कीवर्ड का फ़ायदा यही है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड कीवर्ड मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रयोग करने हैं। कारोबारी सुगमता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, को केवल प्रक्रियागत सुधार न मानकर, अर्थात प्रक्रियागत क्या है कि एक नियम बना दिया, बस प्रक्रिया बना दी कि भाई ऐसे ऐसे सुधार हो गए, न मानकर आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। भाई कारोबारी सुगमता अगर होगी तो वो एक सबसे बड़ी आर्थिक विकास की रणनीति है, क्योंकि बाकी काम तो कारोबारी खुद कर लेगा, केवल उसका हमें काम आसान करना है, उसकी मार्केट में एंट्री को हमें आसान बनाना है, जिससे कि वो सस्टेन कर पाए यहाँ और अपने काम पर ध्यान दे अधिक से अधिक देखा जाना चाहिए। तो ये कथन के आलोक में भारत में कारोबारी सुगमता से जुड़े सुधारों, उनकी उपलब्धियों, सीमाओं और आगे की राह का विश्लेषण कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया है कि अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या होता है कई बार सीधा पूछता है कि भारत में कारोबारी सुधारों पर चर्चा कीजिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या ये पूछे इस प्रकार से घुमा देगा कि भारत में कारोबारी सुगमता के बावजूद इसके समक्ष अनेक सीमाएं हैं, अपनी विचार दीजिए या विवेचना कीजिए। तो एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन इसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि आपको ना हर एंगल से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप बताने में सक्षम रहें। तो ये देखिए 3-4 चीज़ें बतानी है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए। सबसे पहली डिमांड क्या होती है आंसर राइटिंग की, कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में कब आएगा, क्योंकि ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है वही सिंपल। देखिए क्या बताना है, भारत में कारोबारी सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार। तो पहला हेडिंग आपका ये हो जाएगा, दूसरा क्या है उनकी उपलब्धियां, और तीसरा सीमाएं, और चौथा आगे की राह। इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर पूछता भी है तो आप आराम से लिख पाओगे। 3-3, 4-4 पॉइंट सभी के अंदर लिखना, आपके 200 शब्द या 250 शब्द पूरे हो जाएंगे। UPSC या UPPCS में जहाँ भी ये पूछता है। तो अब देखिए, अब आप समझ चुके हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसी के पूरे डायमेंशन हमको बताने हैं। तो इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट ये तो नहीं है कि आप 10-20 पेज का कंटेंट उठाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा और उसमें क्या है आपको 10-20 लाइनें याद होनी चाहिए, उसके ऊपर आप आराम से क्वेश्चन लिख पाओगे। फिर ये देखिए, अब ये कीवर्ड मैं इसमें बता रहा हूँ। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म से जोड़ा गया है, अर्थात पहली पीढ़ी के सुधार ये द्वितीय पीढ़ी के सुधार से जोड़ा गया है। तो पहली पीढ़ी के सुधार क्या थे भाई, पहली पीढ़ी के सुधार हमारे क्या थे, जब हमारी 1991 की नई औद्योगिक नीति आई थी जिसमें LPG रिफॉर्म, LPG क्या था, वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात क्या क्या बोलते हैं उसको, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, है ना, ये तीनों थे। तो ये तो हमारे पहली पीढ़ी के सुधार हुए। अब दूसरी पीढ़ी के देखिए, ये क्योंकि अगर पहली पीढ़ी के सुधार ही पर्याप्त रहते तो दूसरी पीढ़ी के सुधार की जरूरत नहीं थी। अभी सरकार ने क्या महसूस किया, दूसरी पीढ़ी के सुधार जरूरी है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जब सरकार ने देखा
नीति आयोग ने ये देखा कि यहाँ व्यापारी बाहर निवेश क्यों कमा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या पाया गया कि यहाँ पर जो है प्रक्रियाएं बड़ी जटिल है। तो इसलिए अब ये सेकंड पीढ़ी के सुधार जो भी चले हैं ये हमारे सीधे सीधे किससे जुड़े हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, अर्थात व्यापार सुगमता से जुड़े हुए हैं ये। दूसरा कीवर्ड आप देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है नियामकीय जटिलता से, अर्थात कारोबारी जटिलता से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एक सीधा सा चीज़ लिखेंगे, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। ये रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या करता है, खून का प्रवाह रोक देता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सुनते हैं ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता है उससे। तो व्यापार में सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल क्या है, रेगुलेशंस, अर्थात नियम, और बिना नियम के काम भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आप देखते होंगे कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, केवल बैड कोलेस्ट्रॉल खतरनाक है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा है। तो इसी प्रकार से क्या है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको घटाना होगा। तो ये कीवर्ड आप हमेशा लिखिए, इसको घटाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आप देखिए जब एग्जाम में लिखना होगा तब तो आप सीधा लिखेंगे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ना लिखना है तो आप देवनागरी लिपि में सीधा लिखिए रेगुलेटरी, ऐसे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए। लेकिन इसको आप समझ लीजिए, आम भाषा में तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये होता क्या है, अनावश्यक नियमों की अधिकता, तो इसको हमें कम करना है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया आपको, क्या था, 29 कानून थे, उनको घटा के क्या किया गया, 4 श्रम संहिता बना दी गई। इससे पहले भी आपने देखा होगा जन विश्वास विधेयक एक आया था, उसमें क्या था, जो अनावश्यक के पुराने नियम थे औपनिवेशिक काल से बने हुए उद्योगों से संबंधित, उसमें क्या था, कुछ में ऐसे था कि भाई अगर कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसको जेल होगी, है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है उनको जेल होगी। तो उस प्रकार से क्या हुआ कि बिजनेसमैन डरेगा कि भाई यार ये थोड़ा सा नियम यहाँ ब्रेक करेंगे तो हमें तो जेल हो जाएगी या फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो उस प्रकार के नियमों को भी कम किया गया था, और उसका एक जन विश्वास विधेयक आया था, आपने पढ़ा होगा, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप ये कीवर्ड याद रखिए। उसके बाद क्या है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, अर्थात विश्वास आधारित शासन होना चाहिए। भाई जब व्यापारी का शासन पर विश्वास होगा तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा। दूसरा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये कीवर्ड आपके याद होंगे ना तो आप क्वेश्चन पूरा लिख ले जाएंगे आराम से। और ये देखिए 8-10 तो मैंने बताई दिए हैं, और आप कुछ अपने से लिखेंगे, कुछ 1-2 स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से बड़ा अच्छा उत्तर तैयार होगा। ऐसे नहीं कि वो नॉर्मल उत्तर होगा, और उससे अच्छा उत्तर होगा वो। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अर्थात गवर्नमेंट वही है जो शासन करता है, गवर्नेंस क्या होता है, जब हम शासन के लिए आपको सुविधा देते हैं। तो ये गवर्नमेंट मतलब अर्थात जो सरकार की तानाशाही है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब अधिकता के नियम जो है, नियम वैसी तानाशाही की बात नहीं कर रहे हैं हम, राजनीतिक तानाशाही, सरकार की जो नियम की जो तानाशाही होती है वो कम होनी चाहिए, और सरकार को समर्थन ज़्यादा देना चाहिए। इसके बाद क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या है, SDG 8 आपको पता ही होगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा कार्य और आर्थिक ग्रोथ, है ना। तो ये एक SDG है तो इसकी प्राप्ति होगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे जोड़ा जाता है सीधा सीधा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो SDG 8 लक्ष्य जो हम प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें करते हैं सब, लेकिन हम स्थानीय सरकार को भूल जाते हैं, उनका भी बड़ा रोल होता है। इसलिए सुधार कहाँ तक होने चाहिए, जिला स्तर तक सुधार होने चाहिए। इनको क्या बोलते हैं हम, लास्ट माइल रिफॉर्म्स। तो आप ये कीवर्ड यूज कीजिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लास्ट माइल रिफॉर्म। ये एक ऐसे लिख सकते हैं आप, एक नीचे डायग्राम बनाया हुआ है मैंने इसका, कारोबार की सुगमता बराबर क्या है, निवेश प्लस रोजगार प्लस उत्पादकता। भाई तभी तो सब कुछ बढ़ेगा, कारोबार, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। कारोबारी सुगमता अगर होती है तो सीधा सीधा निवेश तो बढ़ता ही है, बताया अभी आपको। केवल रैंक सुधार नहीं बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी आरोप लगाया था कि भारत क्या करते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इनके लूप होल का फायदा उठाता है। भारत क्या करता है कि सुधार व्यवहारिक कम होते हैं, लेकिन जो इसके जो मानक हैं उनको पूरा करने के जो सुधार होते हैं, भारत ने क्या किया, उन मानकों को तो पूरा कर लिया लेकिन व्यवहार में नहीं हुए आए हैं वो।
तो यही हम यहाँ बताएंगे कि भाई रैंक, केवल रैंक नहीं सुधारनी हमें, रैंक सुधारने से क्या होगा भाई, व्यापारी तो एक्चुअल में अगर ग्राउंड ग्राउंड पर वो जो प्रॉब्लम फेस करेगा तो उसे फिर रैंक से मतलब थोड़ा, ये भारत नंबर 1 रैंक हो जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इसी कारण क्या है ना, ये विवादों में रहा था और विश्व बैंक ने अपना ये जो है ये बंद कर दिया अभी ये रिपोर्ट। लेकिन हमारा नीति आयोग करता है इसको भी ना, क्योंकि राज्यों में जैसे आप जानते हैं कि नीति आयोग का कार्य क्या है, राज्यों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना भी तो है, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा यूपी भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है इसके ऊपर। तो राज्य जिला स्तर सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की असली कसौटी है, बिल्कुल सही है। और नियमन का उद्देश्य क्या, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जैसे कि बताया भाई नियंत्रण नहीं करना है। जब हम उदारीकरण की नीति अपना चुके हैं तो फिर नियंत्रण का कोई महत्व नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, हमें व्यापारियों को सुविधा देनी होगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है यूपी में, निवेश मित्र एक पहल है। ये क्या करता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही तो पार्ट है, आप इसका उदाहरण हमेशा देना। निवेश मित्र क्या करता है, व्यापारियों के लिए क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम होता है। अगर उसे सपोज कीजिए कि कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी है तो निवेश मित्र क्या करेगा, सारे उसको फॉर्म यही अवेलेबल करा देगा, सारे नियम यही बता देगा, और सरकार की तरफ से एक यहाँ अधिकारी भी होता है जो उसकी हेल्प करता है इन सब कार्यों को पूरा करने में। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, निवेश मित्र। कोई भी बड़ा व्यापारी आता है इसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए आप ये क्वेश्चन कितनी आसानी से लिख लेंगे इसके ऊपर, ये नहीं भाई एग्जाम में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं और फिर आंसर देखते हैं फटाफट। कारोबारी सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल प्रक्रियागत सुधार ने मानकर आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। इस कथन के आलोक में भारत में कारोबारी सुगमता से जुड़े सुधारों, उनकी उपलब्धियों, सीमाओं और आगे की राह पर का विश्लेषण कीजिए या चर्चा कीजिए। देखिए कुछ लोग ना इस पुछल्ले वर्ड को लेकर ना इतने परेशान रहते हैं, और बड़े बड़े चैनल जो है ना एक एक दो दो घंटे की इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि ये देखिए आप। भाई मेरा मानना ये है कि जब क्वेश्चन की जो नेचर होती है ना, ये वो नहीं भी लिखेगा ना तो आपको आंसर उसी हिसाब से देना होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करें, है ना भाई, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा लिखोगे और उसके नेगेटिव पॉइंट में क्या आएगा, केवल और केवल चुनौतियाँ, है ना। क्योंकि महिला सशक्तिकरण का कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है तो उसकी आप आलोचना तो नहीं कर सकते। अगर आलोचना पूछता भी है एग्जाम में तो आप उसके आलोचना में उसके समक्ष चुनौतियाँ ही लिखेंगे, वो पूछे चुनौतियाँ या ना पूछे। अब वो यहाँ विश्लेषण कीजिए लिखेगा, या चर्चा कीजिए लिखेगा, या विवेचना कीजिए लिखेगा, या आलोचनात्मक विवेचना कीजिए लिखेगा, आपका उत्तर लगभग लगभग उसी टाइप का होगा। तो इन चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। कोचिंग जो आपको बस अपना ज्ञान झाड़ने के लिए बताएंगे फालतू की चीज़ें, आप क्वेश्चन देख के जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको लिखना कैसे है, पॉजिटिव ज़्यादा लिखना है कि नेगेटिव ज़्यादा लिखना है। तो यहाँ क्या है भाई, ये इसका हमें सीमाएँ और उपलब्धियाँ सब लिख ही रहे हैं। तो विश्लेषण में क्या करेंगे, विश्लेषण तो एनालिसिस होता है ना। एनालिसिस का मतलब यही है कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, कि उसको कितने प्रभावी ढंग से हमने किया, कितनी सफलता मिली, कितनी अभी चुनौतियां है, तो उसका विश्लेषण कीजिए। तो अपने आप हो गया विश्लेषण। यही विश्लेषण में अगर ये केवल इतना लिखता है कि कारोबारी सुगमता से जुड़े सुधारों का विश्लेषण कीजिए, तो का विश्लेषण कीजिए, अगर ये नहीं भी लिख रहा है तो भी आपका उत्तर यही होता। क्योंकि जब उसने विश्लेषण बोला तो सुधारों क्या है, उपलब्धियां तो बताओगे आप। भाई किसी भी चीज़ का आप एनालिसिस करते हो, आप अपने पी वाई क्यू का एनालिसिस करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें क्या देखते हो कि अच्छा इस चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है, ये मेरा तैयार है, ये मेरा तैयार नहीं, ये मुझे पढ़ना है, तो आगे की राह होगी ना वही, तो वही सब लिखना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, छोटा सा इंट्रो लिखेंगे वही जैसे बताया था, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसे कारोबारी सुगमता एक बार लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, और जब आगे प्रयोग करोगे आप अपने आंसर में EODB ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी देश के निवेश वातावरण, उद्यमशीलता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख संकेतक है। लेख में जो बताया गया ये तो हटा देंगे कि सुगमता क्या है, इतना ही लिख देंगे आप, इतना भी लिख देंगे आप, ठीक है। या सुगमता केवल सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है जो निवेश और रोजगार को नवाचार देती है। अब आगे चलते हैं। हमारा एक लाइन का इंट्रो लिखेंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे, 2 लाइन का लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्या, मेन बॉडी। अब प्रमुख सुधार पूछा है सबसे पहले, तो प्रमुख सुधार क्या हुआ है ये आप देखते हैं। डिजिटलीकरण बार बार
डिस्कस करते हैं हम लोग भी। आपको पता है डिजिटलीकरण हो रहा है, सरकार तेजी से कहाँ बढ़ी है, भारत नेट प्रोजेक्ट परियोजना चली है, 5G ऑलरेडी आ चुका है, 6G पर कार्य चल रहा है, हर विभाग का ई शासन की ओर अब बढ़ रहे हैं, ई शासन की ओर बढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस। इससे क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंसी आती है, प्रक्रियाओं में तेजी आती है। तो जब ये बताइए आप, एक ऑफलाइन फॉर्म हम इतना बड़ा भरेंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए या ऑनलाइन अप्लाई करना? तो ऑब्वियस ऑनलाइन अप्लाई करना आसान है, क्योंकि उसका डिजिटल ट्रैक भी हो सकता है पूरा। तो इसलिए क्या हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटलीकरण बढ़ा है और सरलीकरण बढ़ रहा है। जैसे कंपनी पंजीकरण, GST, आयकर, श्रम कानूनों की ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब ऑनलाइन हो चुका है आजकल। तो व्यापारी को बड़ा आसान है, ये कहीं से बैठ के विदेश से देख सकता है। अगर ये ऑफलाइन है तो क्या उनको फिर पेपर मंगाने पड़ते हैं, यहाँ की नियम पढ़ने पड़ते हैं, श्रम संहिताएं पढ़नी पड़ती। तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो व्यापारी भारत आने से पहले ही सब कुछ पढ़ लेगा ऑनलाइन। या कोई हमारे देश का भी व्यापारी है, उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरा देखिए, कानूनी नियामक सुधार। अभी जो बताया था 24 श्रम कानूनों को उदाहरण जैसे लिखेंगे आप, को 4 लेबर कोड में या लेबर संहिता में संहिताकरण किया गया है। सीधा सीधा आप ऐसे लिखेंगे, सब हेडिंग, अपने आप में सब हेडिंग ही सफिशिएंट है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक लाइन में, या तो उदाहरण लिखिए या उसकी व्याख्या दीजिए। डी लाइसेंसिंग और डीक्रिमिनलाइजेशन, वही जो डीक्रिमिनलाइजेशन क्या था कि कुछ ऐसे अनावश्यक के कानून थे जो व्यापारी को क्रिमिनल बना देते थे और उनको क्या है फिर जेल होती थी। तो ये डी लाइसेंसिंग, तो ये तो तभी 1991 से ही शुरू हो चुका था कि भाई क्या है, अब केवल जैसे केमिकल या रक्षा उद्योग, इनसे जुड़े उद्योगों से ही के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी सबके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो लाइसेंस राज की समाप्ति, आप पढ़ते भी होंगे, लाइसेंस राज की समाप्ति अब हो चुकी है भारत में। तो इसका उदाहरण आप जनविश्वास विधेयक दीजिए, सीधा सीधा ये आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि इसको पता है, और लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। निवेश सुविधा तंत्र, जैसे क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम, DPIIT द्वारा निवेशकों को सहायता दी जा रही है। उदाहरण लिख दीजिए, आपको जो बताया था निवेश मित्र यूपी लिख दीजिए ब्रैकेट में। तो अपने प्रदेश का एग्जाम्पल देंगे, अगर आप UPSC लिखने जा रहे हैं, UPPSC, तो और अच्छी बात है, उदाहरण दीजिए निवेश मित्र यूपी, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में शॉर्ट में। अब सुधारों से प्राप्त उपलब्धियाँ, तो ये सुधार है, उनकी उपलब्धियाँ बताएंगे अब हम। अभी क्या है, भारत की वैश्विक निवेश आकर्षण क्षमता में वृद्धि हुई है। सीधा सीधा आप इसका उदाहरण दीजिए कि निवेश कितना बढ़ रहा है, या इसका उदाहरण दीजिए कि अभी क्या है, एप्पल ने भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाई है अपनी, है ना, ये सीधा उदाहरण दीजिए। दूसरा क्या है, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पर पड़ा है, MSME और स्टार्टअप के ऊपर। अब स्टार्टअप में आप क्या करेंगे, आप बताइए, यहाँ उदाहरण दीजिए। जैसे कि भारत क्या है, तीसरे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है विश्व में, USA और चीन के बाद, है ना, तीसरे नंबर का बन चुका है। अर्थात पूरे विश्व में जितने स्टार्टअप होते हैं शुरू होते हैं, उनमें भारत क्या है, तीसरे स्थान पर है। और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में क्या है, भारत प्रथम स्थान पर है। ये बांग्लादेश, श्रीलंका और अपना जो ये इंडिया, ये सब देश जो है, इनमें क्या है, भारत तीसरे स्थान में है, दक्षिण एशिया में और मध्य एशिया में भी। आगे पढ़ते हैं, FDI का निरंतर प्रभाव में सुधार हो रहा है। तो आप इसमें क्या, इसके FDI कितना आया है, एक डेटा आप देख लीजिए, कमेंट में कीजिए, और FDI का उदाहरण दीजिए कितना बढ़ा हुआ है, कब से। अगर पिछले 4-5 साल का दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट में आप उदाहरण ये डेटा देंगे, 1-2 छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय और लागत में कमी आई है, उत्पादकता में वृद्धि होती है उससे, तो वो सीधी सी बात है भाई, उनका टाइम बचेगा तो क्या है, वो अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों में लगाएंगे। अब ये देखिए, रोजगार में वृद्धि हुई है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कितने 2016 से 2024 तक कितने, लगभग 16.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई है। तो अब भारत क्या हुआ है, नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों का देश बन रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, आप इसमें ये भी सीखते हैं, नवाचार में रैंकिंग आई है भारत की, अभी नवाचार वृद्धि हुई है भारत में, नवाचार भी बढ़ रहे हैं। तो नवाचार इंडेक्स क्या है, अभी आप देखते हैं, ये हमारा लेटेस्ट जो हुआ है 38वीं रैंक आई है भारत की 2025 में। तो नवाचार अपने आप बढ़ेगा, जब कंपनियां आएंगी, निवेश होगा और इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इकोसिस्टम अच्छा होगा, तो उससे क्या है, नवाचार भी होगा, कंपनियां नए नए आइडिया लेकर आएंगी।
ये देखिए, ये एक आप ऐसे डायग्राम में लिख दीजिए, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छा बढ़ता है। कारोबारी सुगमता बराबर निवेश प्लस रोजगार प्लस उत्पादकता, अर्थात वो समझ जाएगा एकदम कि कारोबारी सुगमता से क्या होता है, निवेश बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है और उत्पादकता बढ़ती है। अच्छा, ये उपलब्धियाँ थी। अभी प्रमुख सीमाएं या चुनौतियाँ क्या क्या है। राज्य और जिला स्तर पर असमान क्रियान्वयन है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक लेवल हम नहीं, एक एक टाइप का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे राज्यों में नहीं अपना सकते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों पर कि भाई वो अपने अपने राज्य में कैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यूपी में क्या है, यूपी में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं बिहार भी बढ़ रहा है अभी, लेकिन झारखंड पीछे है, छत्तीसगढ़ उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, गुजरात आगे बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र आगे बढ़ा हुआ है। तो राज्य और जिला स्तर पर ऐसा मानते हैं। अच्छा, राज्यों के तहत जिला स्तर पर भी बता सकते हैं आप क्या है कि जितना तेज़ी से गौतम बुद्ध नगर तरक्की कर रहा है, उतनी तेज़ी से बलिया थोड़ा ही कर रहा है या प्रतापगढ़ थोड़ा ही कर रहा है। तो हर जगह ऐसा मानते हैं। बुंदेलखंड पिछड़ा है, लेकिन अभी बुंदेलखंड की तरफ भी ध्यान दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो भी अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप नेगेटिव उदाहरण देना है तो दूसरे राज्य का दे सकते हैं, कि जैसे झारखंड बिहार का दे सकते हैं। नियमों की बहुलता और व्याख्यात्मक अस्पष्टता, ये अभी भी बरकरार है इतने होने के बावजूद भी, क्योंकि इतने अत्यधिक नियम है, अभी भी उनकी बहुलता है नियमों की। ये और कम करे किए जाने की राज है, की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर राज की वापसी की आशंका रहती है, क्योंकि यहाँ क्या है, अभी भी क्या है, काफ़ी लोग देखा होगा आपने कि रेड मार देते हैं, ईडी रेड मार देती है, तो इससे क्या होता है, एक व्यापारियों में भय पैदा होता है। जोखिम आधारित निरीक्षण व सीमित प्रभावशीलता। अच्छा, उद्योग से जो जोखिम होता है उसका जो निरीक्षण करते हैं वो इतना प्रभावी नहीं है अभी भी हमारे यहाँ ना, तो उसकी भी ज़रूरत है अच्छे से। पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ रहा है, या उद्योग अगर डूबता है या उसका घाटा होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। एग्जिट पॉलिसी क्या होगी, इसमें लिखिए आप, एग्जिट पॉलिसी को अच्छा या मजबूत बनाने की जरूरत है, इसमें इस प्रकार से लिखिए। एग्जिट पॉलिसी क्या होती है एक्चुअली, जब कोई व्यापारी अपना व्यापार बंद करना चाहते हैं तो उसको भी तब भी उसको काफ़ी नियमों का सामना करना पड़ता है, तो वो एग्जिट पॉलिसी में आता है। आगे की राह बताएंगे अब, आगे की राह क्या है। अच्छा, जो चुनौती है उनसे मिलती जुलती हम राह बता देते हैं। भाई राह तो वही है, बताएंगे ना जहाँ जहाँ चुनौती है। देखिए, जोखिम आधारित एवं डेटा समर्थित निरीक्षण प्रणाली होनी चाहिए। अर्थात किसी भी, जैसे क्या होता है, कोई पोल्यूशन निकल रहा है, कचरा निकल रहा है या पानी निकल रहा है गंदा पानी, तो क्या करते हैं, बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देते हैं, है ना। तो उन सब का क्या है, डेटा आधारित निगरानी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई अंदाजे से बोल रहे कि ये उद्योग ज़्यादा छोड़ रहा है, एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए हर चीज़ का, और डेटा के अकॉर्डिंग ही निरीक्षण होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए कंपनीज का। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए मुँह उठाए और चल दिए कंपनी की तरफ, तो ये होना चाहिए। केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों में के नियमों का मानकीकरण होना चाहिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि नियमों का ना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि ये नियम जो है इस प्रकार से बनाएंगे केंद्र या राज्य या जिला स्तर पर। तो जब नियम फिक्स रहेंगे तो व्यापारी को आसानी होती है उससे। नीति स्थिरता होनी चाहिए। वही भाई नीति पॉलिसी अगर स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है तो फिर क्या है, लॉन्ग टर्म निवेश तभी आता है, अर्थात अन्यथा लॉन्ग टर्म निवेश नहीं आता है। पूर्वानुमेय नियामक वातावरण होना चाहिए, अर्थात आगे के 10-20 साल का जो है हमें एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि इस प्रकार से हमें नियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे भूमि देख रहे हैं, सपोज कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर यहाँ बनाया, तो आगे के 10 साल की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि भाई ये क्लस्टर फैलेगा भी अगले 10 सालों में, तो इतनी भूमि की जरूरत और पड़ेगी हमें, तो वो नियम पहले ही बना लेने चाहिए। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ कंप्लायंस से जोड़ना होगा। ये क्या है भाई, कारोबारी सुगमता को हमें जोड़ना होगा ईज ऑफ लिविंग, अर्थात हमारा जो जीवन स्तर है जीने का, उससे जोड़े, और जो नियमों का जो है, नियमों को आसान बनाने की प्रक्रिया जो होती है ईज ऑफ कंप्लायंस, उससे जोड़े। क्योंकि हर बिजनेस का क्या है, हमारे लाइफ पर सीधा फर्क पड़ता है, और बिजनेस क्या है, जो नियम होता है कंप्लायंसेज होते हैं, उनका बिजनेस के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो इनको आपस में इंटरलिंक होना चाहिए। तो ये देखिए, एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। कारोबारी सुगमता को यदि व्यापक आर्थिक सुधार के रूप में अपनाया जाए तो यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र और आत्मनिर्भर व्यवस्था और अपना 7 ट्रिलियन का सपना, ये सब बताया ना बार बार आपको, पूरा हो सकता है, बनाने में निर्णायक भूमिका मिल सकती है। आवश्यकता है कि
सुधार सिर्फ कागज में रहकर जमीनी स्तर पर हो। अर्थात सुधार कहाँ हो, लैब टू लैंड हो, है ना। जो ऑफिस से क्या केवल फाइलों में नहीं होना चाहिए, ज़मीन पर भी उनका प्रभाव दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का आर्टिकल डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। और ये आप देख लीजिएगा, ये कीवर्ड्स वगैरह, और इसका बाकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है वीकली, सारे जैसे छोटी मोटी गलतियाँ कुछ होती हैं उनको हटाकर एक सही पीडीएफ आपको दिया जाता है। कभी कभी टाइपिंग एरर आ जाती है जल्दबाजी में, तो ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS। और ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है 9811504781। कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह से आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए एथिक्स की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, इससे जुड़ना है। 2 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। और समीक्षा अधिकारी का भी बैच हमारा चल रहा है, हिंदी आलेखन प्लस निबंध का, उससे भी जुड़ सकते हैं। ये फोकस IAS PCS हमारा चैनल दोस्तों, लाइक कीजिए और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। उससे क्या है, एक उत्साह बना रहता है। अपने बिजी शेड्यूल से हम आपके लिए निकाल कर लाते हैं फिर अच्छे अच्छे संपादकीय। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।